नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष यूं ही जुमलेबाज या झूठों का सरदार नहीं कहता है। मोदी को लेकर बार बार ये भी कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिन्हें मोदी जी ने ठगा नहीं। मंगलवार को संसद में 47 लाख करोड़ रुपए का आम बजट प्रस्तुत हो गया। 10 सालों से मोदी की सरकार थी, लेकिन इस बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए यानी एनडीए की सरकार का यह पहला बजट। मोदी जी अब स्वयं ही कहने या मानने लगे हैं कि यह सरकार एनडीए की है। पहले वो 56 इंच का सीना और छाती ठोकना तमाम किया करते थे, लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। तो इन बदले हुए हालात में एनडीए की सरकार का पहला और वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमन जी का 7वां बजट, लगातार 7वां बजट उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन जो बजट आया है उससे बहुत सारी निराशा ही निराशा की बातें सामने आई हैं। कोई ऐसा वर्ग निकलकर सामने नहीं आया है जिसने कहा हो कि बजट बहुत अच्छा है। सरकार की जो शैली होती है अपने हाथों अपनी पीठ थप 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 थपाना, तो वो थपथपा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो किसान है या आमजन है, गृहिणी है, युवा है, वो इस बजट को लेकर ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक बड़ी ताल ठोकी जा रही है, बड़ी बात की जा रही है कि इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन किए गए और एक बड़ी राहत दी गई है। लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं या जो टैक्स पेयर्स हैं, वो जो दी है राहत, उसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं। कुछ 11-1200 रुपए महीने के आसपास की बचत संभावित दिखती है। और जो ये जरूर बार बार कहा जा रहा है कि ये बजट यदि किसी के लिए बहुत सुखद है या बहुत मुफीद है, तो वो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए। कहा जरूर जा रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये जो निकलकर सामने आया है कि इस जो तथाकथित जो प्रावधान किए गए हैं, चाहे आंध्र प्रदेश हो और चाहे बिहार हो, दोनों राज्यों के लिए बहुत खुश हो रहे होंगे चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार या और जो एनडीए के धड़े हैं, खासकर बिहार से जो आते हैं। उनमें बहुत खुशी तो नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ भी किया गया है वो सारा कुछ जैसा एक होता है कि बजट में जो आंकड़ों का खेल होता है या जिस तरीके से एक प्रस्तुति होती है, वो कुछ ज्यादा दिखता है। पैकेजिंग जो होती है वो ज्यादा दिख रही है। और वैसे राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि कांग्रेस का जो गारंटी पेपर था उसकी कॉपी कर ली गई है, उसे पेस्ट कर दिया गया है। तो तमाम जो स्थिति है, और माना तो ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार, इनके साथ वैसा ही हो गया, और जनता के साथ भी, कि सरकार जो संतरा बताती है और संतरा बताकर खटुआ पकड़ाने वाली बात। संतरा और खटुए में यह है कि संतरा तो सभी ने देखा और उसका स्वाद चखा होगा, लेकिन खटुआ जो है, खटुआ संतरे के समान दिखने वाला एक खूबसूरत सा फल होता है, दिखता बड़ा सुंदर है, लेकिन जब उसका स्वाद लीजिए तो मुंह जो है उसका स्वाद खराब हो जाता है, एक खट्टा फल होता है। कुछ वैसी ही अनुभूति इस बजट के बाद, चाहे वो देश के आम जन हो, नागरिक हो, या फिर जो मोदी सरकार की बैसाखियां जो है बनी हुई हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के दल, वे लोग भी कहीं ना कहीं यही अनुभव कर रहे होंगे कि संतरा दिखाकर उन्हें खटुआ पकड़ा दिया गया है। तो आज हम जो नियमित चर्चा ये 6 बजे की हमारी होती है, इसमें इसी विषय पर चर्चा करने के लिए चलेंगे एक खास पैनल के पास। खास पैनल मैं जोड़ता हूं हमारे पैनल को। हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद सिंह शौरान जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ जुड़े हैं धनंजय कुमार साहब, लक्ष्मण कुची जी और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। मैं दर्शकों को स्मरण कराऊंगा कि जो पैनल है, आप लोग इन्हें सुनते हैं, देखते हैं, दीर्घ अनुभव वाले लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र के पारंगत लोग हैं। देश और दुनिया की जो ताजा घटनाक्रम, खबरें या जो पूरी की पूरी पर्दे के पीछे की कहानियां होती हैं, आप लोग उस पर नजर और निगाह रखते हैं। शुरुआत मैं करूंगा, रवि जी आपसे शुरुआत करता हूं। जो ये बजट है, जो सवाल हो रहा है, खासकर मैं इसके पहले एक दृश्य दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, वो आप भी देखिए, क्योंकि मैंने जो बात की कि कहीं ना कहीं जो ठगा हुआ क्यों महसूस कर रहे होंगे नीतीश कुमार, वो पहले वो देखते हैं,
थोड़ा पुराना वीडियो है, उसके बाद मैं करता हूं बात। ये जब प्रधानमंत्री मैंने नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेवारी वीडियो ली है, बड़ा थी, चर्चित था ये वीडियो। उसके पहले मैं चुनाव में आया था। दिल्ली के कारोबार का मुझे पता नहीं था, बारीकियां मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन मैंने आकर के बारीकियों को देखा। मेरे बिहार का भला करने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक चीज को छान मारा और मुझे लगा 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा। और आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं आरा की धरती से, भाइयों बहनों, आज मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की पवित्र धरती से, जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से राजनीतिक जीवन के हमने संस्कार पाए हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब आप में खड़ा हूं, तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए, 1.25 लाख करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों। रवि सर, ये बहुत चर्चित वीडियो 2015 का है, सभी को ध्यान होगा। 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000, 75,000, 80,000, 90,000 करोड़ और 1.25 लाख करोड़। बहुत लंबे वक्त से समझवाग दिखाते रहे और इसीलिए वो आयाराम गयाराम जैसा जो उनपे ज्यादा चस्पा हुआ कि नीतीश जी जो है पलटू राम, तमाम जो उनपे ब्लेम्स होते हैं। और अंता अभी भी ये जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब तो बहुत मुफीद वक्त है, स्पेशल पैकेज या कुछ मिल जाएगा ढंग का, लेकिन जो कुछ मिला है, पहली नजर में आप देखने के बाद क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या कहिएगा कि नीतीश कुमार, और शायद ये वीडियो बार बार देख रहे होंगे और हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू को भी उन्होंने सेंड किया हो कि देख लीजिए हुजूर, ये है मोदी जी। प्रतिक्रिया आपकी जी। रविंद्र जी। नमस्कार जी, नमस्कार, और सभी को पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बिल्कुल ये बहुत चर्चित वीडियो है और आपने बहुत अच्छी शुरुआत की इस वीडियो को दिखा के, क्योंकि लोगों की छवि से जो धूमिल हो गया था, ये उनकी यादगार से चला गया था, आपने जिंदा कर दिया दोबारा। जनता 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 भूल जाती, जनता भूल जाती, हम लोग नहीं भूलते। जी जी। तो इससे देखिए सर, इस वीडियो से ये जाहिर होता है कि जब 1 लाख 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था और उसके बाद जब इस पैकेज का डिटेल्ड वर्जन जब प्रदेश सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार उस वक्त विरोध में थे, सरकार के मुखालफत में थे, बीजेपी के साथ नहीं थे, तो उस वक्त उन्होंने फिर जब डिटेल्ड इसका इंफॉर्मेशन दी थी लोगों के बीच में, तब निकल करके ये आया था कि एक तो बहुत छोटा पैकेज है जिसको एक बड़े पैकेज के तौर पर पेश किया गया, एक बात। दूसरा, उसमें से आधी योजनाएं पहले से ही लागू की जा चुकी थी, वो कंटिन्यूएशन की योजनाएं थी। और तीसरा, उसमें से 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था, उसमें से भी सही धरातल पर कितना आया है उसकी इंफॉर्मेशन आज तक न प्रधानमंत्री ने दी है और न नीतीश कुमार की तरफ से आई, क्योंकि उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन गए थे। और इसी तरीके से इस बार भी एक पैकेज की घोषणा की गई है। अब उसमें से कितना कंटिन्यूएशन में ऑलरेडी चल रहा है, कितने स्टेट की जो योजनाएं हैं वो हैं, कितनी सेंटर की योजनाएं हैं, कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। और वैसे ही स्थिति मुझे लगता है जो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू, उसके लिए भी है।
तो ये प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरह से सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं और धरातल पर कुछ उतरता नहीं है, बड़े बड़े आंकड़े फेक तरीके से दिखाए जाते हैं और जब जमीन पर देखने जाते हैं तो उसमें कुछ मिलता नहीं है। अब बेरोजगारी की जहां तक बात है, अब प्रधानमंत्री तो 8 करोड़ रोजगार पहले ही दे चुके हैं। तो ये लोग जो बेरोजगारी का बेचारे लाइनों में खड़े रहते हैं, जो आपने भी दिखाया कि एक चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी के लोग लाइन में लगे रहते हैं, ये आखिर हैं कौन? ये किस मुल्क के लोग हैं? 8 करोड़ जो रोजगार दे दिए वो किस मुल्क में बांट दिए हैं, जिसमें पकोड़ा तक तलने वाले लोगों को भी शामिल कर लिया। बावजूद उसके जो आज रेशो है वो इतना ज्यादा हाई हो गया जो इतिहास में सबसे ऊंचा है। आज का जो बजट है, देखिए वो कांग्रेस पार्टी ने सही बात बोली है कि आज का जो बजट आया है वो बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र को लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। पी चिदम्बरम ने भी अपनी बात में यही कही है कि जो मुख्य सरकार की जो किसी इकोनॉमी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन होती है उन पर काम नहीं किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कोई इसमें ज्यादा योजनाएं नहीं है, जो पहले से योजनाएं चल रही हैं उनको आगे बढ़ाया गया। एक बात, डिफेंस जो सेक्टर है उसको इग्नोर किया गया है। एजुकेशन और सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इसमें कुछ भी ऐसा दिखाया नहीं गया कि आने वाले वक्त में कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इंटर्नशिप की बात की गई है जो कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में पहले से ही है। तो इस पूरा जो बजट, जो हालांकि सरकार की तरफ से कुछ जो शब्द आते हैं सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी, ये मैं तो पिछले 20 साल से इन शब्दों को सरकार के मुंह से सुन रहा हूं, लेकिन आज तक ना तो हमको किसी ने स्पर्श किया है और ना किसी गरीब आदमी को जो बेचारा आखिरी कोने में बैठा है ना उसको किसी ने स्पर्श किया है। सरकार के जो बजट है सर, और ये क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट बजट ये इसलिए भी है क्योंकि पहला बजट है और ऊपर से केवल 6 महीने का वक्त है। सरकार फरवरी में दूसरा बजट लेके आएगी, तो ये 6 महीने का एक ड्रीम बजट के तौर पर सरकार पेश कर सकती थी, जिसको मुझे लगता है नरेंद्र मोदी की सरकार चूक गई। और इसका जहां पर सकारात्मक असर होना चाहिए था, लोगों के बीच में जो पहले से ही घोर निराशा का समय चल रहा है उसमें एक पॉजिटिविटी खास तौर पर युवाओं को दिखती, वो मौका चूक गए हैं। अग्निवीर योजना के बारे में देखिए कोई इसमें चर्चा नहीं की गई कि अगर उसको बंद किया जाएगा या नई योजना को आगे बढ़ाया जाएगा तो उसका जो फंडिंग है उसके लिए डिफेंस के कुछ एक्स्ट्रा पैसा फंडिंग की जाए, उसका कोई जिक्र नहीं है। इक्विपमेंट्स का कोई जिक्र नहीं है। और ये जो रेलवे है, रेलवे में दुर्घटनाएं जितनी ज्यादा हो रही हैं उसके खास उस पर कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है। तो जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा कोई खास बहुत ज्यादा नई रेल चलाई गई हो, पहले तो देखिए रेल बजट ही खत्म कर दिया, उसमें से भी कितना हिस्सा, मेरे ख्याल से 15-16 मिनट बोली होंगी निर्मला सीतारमन उसमें पूरे भाषण में। तो कितना ज्यादा लोगों की जिंदगी को रेलवे प्रभावित करती है, लेकिन उसको इतना छोटा समय देना और उस पर भी कोई बहुत ज्यादा उस पर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, उसमें कोई टेक्नोलॉजी को लेकर के आना या लोगों की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा, उस पर भी किसी तरह का कोई खास विचार नहीं देना, मुझे लगता है ये पूरा ओवरऑल बजट जो है ये एक मौका चूकने जैसा है। सरकार के पास बहुत अच्छा मौका था जब वो सरकार बता सकती थी कि ये जो आने वाला 6 महीने है, क्योंकि सरकार का समय कितना ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन ये 6 महीने कम से कम अगले बजट तक का है, उसमें हम लोग एक इकोनॉमी को दोबारा से पंपिंग करने की कोशिश करेंगे। जो पिछले कई दिनों में जो कमियां रही हैं और क्योंकि पिछले 6 महीने ऐसे बीत गए जब वो इंटरिम बजट की वजह से काम करना पड़ा, नई घोषणाएं नहीं कर पाई थी। किसानों के लिए तो इस बजट में देखिए कुछ भी नहीं है, किसानों के लिए बातें तो बड़ी बड़ी दलहन की तिलहन की करी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, लेकिन किसान ये कहता प्रोडक्टिविटी बढ़ा के करेंगे क्या हम, हमारी खरीदारी करने वाला तो कोई है ही नहीं। आप प्रोडक्टिविटी कितनी चाहते हो, हम लोग बढ़ा देते हैं अभी, लेकिन उसको खरीदे तो सही, कोई सही दाम पर खरीदने वाला तो मिले। तो ये एक छलावा मुझे लग रहा है सर, इसमें कुछ ऐसा बजट में नहीं है जो उत्साहवर्धक हो, लेकिन यह है कि मोदी सरकार की जो हमेशा की आदत है चेस्ट थम्पिंग करने की, वो जरूर कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका और डिटेल्ड एनालिसिस होगा। उनका सबसे ज्यादा यही कहना है कि उन्होंने बजट जो है वो टैक्सेस का रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी जब इंडस्ट्रीज के भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन 1-2 दिन में जब आएगी तो हमको उसका भी पता लग जाएगा। लेकिन इंडस्ट्रीज की तरफ से भी कोई ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। फिक्की की, एसोचैम की जो रिस्पॉन्सेज हम सुन रहे थे, वो लोग भी कह रहे थे कि हमको और ज्यादा अच्छे बजट की उम्मीद थी, लेकिन आमतौर पर इंडस्ट्रीज सरकार के खिलाफ उतना ज्यादा नहीं बोलती हैं, तो उन्होंने बहुत ही एक
बैलेंस्ड अपना व्यू रखा है, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। और सबसे ज्यादा निराशा मुझे लगता है ये हुई कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जिस पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर होना चाहिए था, उस पर कुछ इस तरह के विशेष प्रावधान नहीं किए गए। वो जरूर कहा गया कि 100 करोड़ घरों में बिजली दी जाएगी फ्री का, लेकिन उसको कैसे एम्प्लॉयमेंट के साथ वो लोग ज्यादा जोड़ेंगे, कैसे उसमें ज्यादा स्टार्टअप्स को शुरू करेंगे, उस पर कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है। मुझे लगता है ये ओवरऑल जो बजट था वो एक मौका चूकने जैसा है। सरकार के पास बेहतर मौका था, लेकिन सरकार चूक गई। जी संजीव सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार चूक गई, ये ज्यादा नजर आता है। और चूकने के साथ साथ इसके जो रिपरकेशंस हैं, जिस पे ज्यादा फोकस्ड कर रहे हैं, बाकी तो है जनता की ओर से साफ निकल कर आ रहा है, किसी को नहीं जैसा उम्मीद थी वैसा मिल पाया है। मीनू जी, ये जो एक तो हुआ पैकेज की बात, और उसमें तो स्पष्ट हो गया आज तो जो कुछ निकल के आया, भले ही वो 58,900 करोड़ रुपए बिहार को मिलने की बात कर रहे हो, बाकी उधर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश राज्य की बातें हो रही हो, लेकिन यहाँ इसको तो लेकर साफ आज संसद में एक सवाल के जवाब में, लिखित सवाल के जवाब में आ गया है। वित्त राज्य मंत्री ने कह दिया कि कोई हम जो है विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, और उस पर अब वो उनसे कहीं ना कहीं बिहार में सवाल होने लगे हैं। कैसे देखें इसको, क्या संभावनाएं इसमें आगे दिखती हैं कि इसके रिपरकेशंस क्या होंगे? मीनू जी, इन्हें अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सॉरी, देखिए इसके रिपरकशंस तो वो होंगे जैसा नीतीश बाबू चाहेंगे। अगर उन्होंने बिल्कुल ही सरेंडर कर रखा है मोदी जी के आगे, जैसे पैर छू के उन्होंने 2-2 बार पैर छू लिए हैं, तो उससे तो लगता है कि वो 26,000 करोड़ मिल जाए तो भी खुश है, 26,000 मिलते तो भी खुश हो जाते, क्योंकि उनको उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर रखा है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए किस अमाउंट के ऊपर, या तो विशेष पैकेज होता या फिर विशेष राज्य का दर्जा होता। अब जो मोदी जी उस वक्त जो 2015 में जब 1.25 लाख करोड़ की बात कर रहे थे, और कहां आप 26,000 करोड़ पे आके टिके आप, मतलब कहां तो ऊपर की तरफ बोली लगा रहे थे, अब नीचे की तरफ लगाती बोली। तो ये तो और उसमें देखिए खाली हाईवे का प्रोजेक्ट है, उसमें आपके रेलवे भी है, उसमें एयरपोर्ट भी है, मेडिकल कॉलेज भी है उसमें इंक्लूडेड, उसमें राजगीर का प्रोजेक्ट भी है इंक्लूडेड। तो वो इतनी सारी चीजें उसके अंदर है। और उसमें देखिए जो प्रोजेक्ट हाईवे के जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो तो कहाँ की कंपनियों को दिए जाएंगे वो पता है, वो बिहार की कंपनियों को तो मिलेंगे नहीं। लेबर का काम जरूर मिलेगा बिहार की लोगों को, वो बिहार के लोग तो वो ये लेबर वाला काम तो बेचारे बाहर भी जाके करते हैं काम, तो वो बिहार के जो लेबर हैं, जो लोग लेबर कर जाते हैं बाहर, वो मोस्ट ऑफ देम लेबर का काम ही कर रहे हैं बाहर जाके, तो उनको फायदा क्या मिलेगा? हाँ, ये जरूर है कि कमीशन के चक्कर में कुछ थोड़ा बहुत जेडीयू और जो उसकी पार्टियां हैं जो उसमें कमीशन रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, वो जरूर मिल जाएगा। तो ये बिहार को जो ये है कि हाँ, राजगीर का ये जो मंदिर टेम्पल, इनकी टेम्पल टूरिज्म की बात चल रही है, तो वहां भी उन्होंने शुरू कर दिया, ये राग छेड़ दिया राजगीर का ये कॉरिडोर बनाने का। मतलब कॉरिडोर बनाना इनके हिसाब से विकास का सूचक है, एक विकास का नया पैमाना पैदा हुआ इस देश के अंदर कि मंदिरों के कॉरिडोर बनाना, जो तो उनको उधेड़ पछेड़ के और उसमें नए तरीके से मॉल बना के और उसके अंदर तरह तरह की आधुनिक सुविधाओं से युक्त उनको करके, और फिर आप पब्लिक को उसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया बजाय धर्म की आस्था के। वो उनका काम चल रहा है। यही आंध्र प्रदेश के साथ हुआ है। अब आंध्र प्रदेश वाले, उन्होंने 1 लाख करोड़ तो अपनी कैपिटल बनाने के लिए मांगा था, राजधानी के लिए। उनका 15,000 करोड़ भी क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा। और उसके साथ आपका उनकी सिंचाई प्रोजेक्ट भी है, वो पलवावरम, क्या नाम है उसका एग्जैक्टली, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो है। उसमें वाटर प्रोजेक्ट भी है, पावर प्रोजेक्ट भी है, रेल, रोड, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और उसमें आपने थोड़ा सा दे दिया कि भाई ये ले लीजिए, और इससे ज्यादा खिलवाड़ तो उन्होंने हिमाचल, सिक्किम और उत्तराखंड के साथ किया है कि हम आपदा प्रभावित जो राज्य रहे हैं पिछले साल, उनको उसको निपटने में सहायता राशि देंगे। कितनी देंगे ये नहीं बताई, मतलब नाम गुड़ न दे, गुड़ की सी बात कह दे कि हम आपदा राशि देंगे। हिमाचल वो राज्य है जो पिछले साल इतनी भयानक आपदा आई और वहां पे केवल राज्य ने अपने ही जो सीमित संसाधन थे उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने उस आपदा से निपटे। अब आप उनको बता रहे हैं कि हम आपको देंगे, कुछ सहायता राशि देंगे, और कब देंगे, कितनी देंगे, ये किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो ये इस तरीके की बातें करते हैं। और ऐसी ही इन्होंने एक और जो राज्यों की बात चल रही है कि पूर्वोदय का नाम लिया।
कि भाई हम पूर्व का जो हिस्सा है, पूर्वी भारत है, उसके विकास के लिए एक योजना लाएंगे। उसमें राज्य कौन कौन से जोड़े इन्होंने? बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, लेकिन बंगाल को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया आपने बंगाल को? बंगाल से क्या दुश्मनी है? मतलब आप उनको सबक सिखा रहे हैं। जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि भाई जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, तो उन्होंने आपने बजट में पूरा करके बता दिया ये बात। मतलब बंगाल को मिला क्या? बंगाल का याद है आपको कि मनरेगा के की जो पेमेंट अधूरे पड़े थे, वो सालों से इनको केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा था, और ममता बनर्जी खुद आई थी यहाँ पे, उन्होंने धरना भी दिया था दिल्ली आके, लेकिन उनको पैसा मिलने में देरी होती रही। तो अभी भी जो मनरेगा का बजट है वो अभी भी जस का तस है, उसमें कोई बढ़ोतरी या घटोतरी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। मतलब जो भी हो रहा है वो आज भी जो आप बात कर रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट के लिए अभी भी जो आप रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह की बात हो रही थी, बात क्या हो रही है? क्रूज कंपनियों को दिया जाएगा पैकेज। मतलब क्रूज में कौन जाता है? अमीर लोग जाते हैं, इलीट, मध्यम वर्ग से भी ऊपर के लोग। आप उनके बढ़ावे की बात कर रहे हैं, मतलब आपका ध्यान वहां रहता है। आप थर्मल पावर की बात कर रहे हैं, उसमें भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। आप न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं, उसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इवन सोलर में भी पब्लिक प्राइवेट, वहां तो ऑलरेडी है, अंबानी अडानी के हाथ में है सारा सोलर का। तो आप जो है अभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के ही हित में काम कर रहे हैं, लेकिन जो पिछड़ा, वंचित, दलित तबका है उसके लिए आप कोई काम वहां हो नहीं रहा है। मैं आपको 2-3 चीजें पढ़ के बता देती हूँ जो मेरे पास है। सर्व शिक्षा अभियान में पिछले 2 साल से एक ही बजट चला आ रहा है 37,500 करोड़ का। मतलब या तो स्कूल खुलने बंद हो गए हैं, या आपने स्कूल बंद कर दिए हैं, या बच्चे उतने के उतने ही हैं, नए बच्चे दाखिला नहीं हुआ है, जो कि बजट उतना का उतना ही है, और महंगाई भी नहीं बढ़ी है। तो आपके 37,500 करोड़ में ही काम चल रहा है। जब से आप आदिवासी विकास योजना का बजट वही का वही बजट चल रहा है। वात्सल्य मिशन, उसमें 1472 करोड़ रुपया पिछले 2 साल से यही चल रही है राशि। ये माताओं के लिए है। ये तो ये आपका मतलब आप जो है कि इस देश में होता क्या है, विकास का पैमाना क्या है कि इस तरह की योजनाओं में जो दलित, पिछड़ा या वंचित तबका है उसके लिए कुछ अमाउंट बढ़ाया जाए, वो नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसी तरीके से पोषक तत्व योजना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये बच्चों के लिए है। हर तरफ मीनू जी, हर तरफ निराशा ही निराशा, सीधी बात है। लेकिन निराशा जी 46,000, आप उसमें सुनिए, 40,000 करोड़ से उसको 40,000 करोड़ पे ले आए हैं। मतलब पोषण नहीं देंगे आप बच्चों को। क्या आप चाहते हैं कि भाई पोषण के अभाव में आबादी कम हो जाए, ज्यादा अच्छा होगा, यही माना जाएगा? या बच्चे पैदा होने कम हो गए, या इस देश की जनसंख्या स्थिर हो गई है इसलिए बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, घटा दिया जाए उसके बदले में? तो ये इसके बहुत सारे इसके अंदर ऐसी चीजें हैं कि जो जिसको कि कहते हैं ना कि बस मोदी जी ने हिसाब बता दिया, यहाँ से काट दो बजट, वहां से 10,000 करोड़ काटो, वहां से 5,000 काटो, और इसको बिहार को दे दो, ये थोड़ा सा आंध्र प्रदेश को देके इनके हाथ में झुंझुना थमा दो। अब ये देखना है कि नीतीश कुमार जी उस बजट में मान जाते हैं या नहीं, और जो नायडू जी हैं वो इस चीज को किस तरीके से लेते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, हम तो मोदी जी के चाकर हैं, तो कुछ भी मिल जाए वही बहुत है, अहोभाग्य है। जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। नहीं, आप अमरावती के लिए वो 40,000 करोड़ चाहते थे, और वो कोलावरम है जिसके लिए आप बात करें, कोलावरम 48,000 करोड़ चाहते थे, तो वो कोलावरम है, तो वो चाह रहे थे। लेकिन जो मिला है वो साफ नजर आता है कि कैसे एक जो ठगने वाली बात होती है कि ठगा जाता है, कुछ वैसा अंदाज है। मैं धनंजय भाई के पास जाऊं, उसके पहले एक अखिलेश यादव का एक बयान है, वो सुनते हैं बजट को लेकर, मैं धनंजय भाई के पास जाऊंगा, फिर लक्ष्मण भाई के पास जाऊंगा। सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं। तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं?
किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? ये थे अखिलेश यादव। नरेंद्र, कैसे देखिएगा पूरा ओवरऑल, जब हम बात करते हैं वो और खासकर बिहार या हम जो आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, दोनों पर आपको क्या नजर आता है? देखिए, एक जो पहले आपने वीडियो दिखाया था नरेंद्र मोदी जी का, तो 2015 का वीडियो है। जी हाँ। 2000 नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी एक साथ लड़ रही थी जी। और मोदी अकेले लड़ रहे थे। 2014 के बाद जब 14 में प्रधानमंत्री के लिए इनका नाम घोषित हुआ तो आपको पता है कि नीतीश कुमार खिलाफ खड़े हो गए थे और अलग हो गए। 2015 में ये प्रधानमंत्री बन गए थे, प्रधानमंत्री बन के बोल रहे थे और उन्होंने कहा था कि जो सारा सुना ही है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए देते, नीलामी लगाई थी और पूरी पब्लिक खड़ी हो गई थी। ऐसा उन्होंने कहा कि पूरी पब्लिक खड़ी हो गई, लेकिन जो पब्लिक खड़ी होकर के जो वोट दिया तो उनको 53 सीट्स मिले मात्र। जी। आरजेडी को 80 सीट मिली थी, जेडीयू को 71 सीट मिली थी और बीजेपी को 53 सीट मिली थी। मतलब क्या हुआ? मतलब कि रिजेक्ट कर दिया था कि आपके 1.25 लाख करोड़ हमको नहीं चाहिए, क्योंकि आपके 1.25 लाख करोड़ में हमारा है वो होगा क्या, एक तरह से ये समझ लीजिए। अब अभी जो 58-59 हजार करोड़ की बात हो रही है जी। तो उसमें से बड़ा हिस्सा जो है वो जा रहा है, आप जानते हैं कि सड़कों के निर्माण पे जा रहा है। एक बड़ा हिस्सा जा रहा है 2400 मेगावाट बिजली के लिए, बिजली घर बनाया जा रहा है, वो बड़ा जरूरी है और वो बनेगा तो बिहार में, आपको बताऊं मैं आपको, बिहार जो है लगभग 20-25 सालों तक, 30 सालों तक, बल्कि ज्यादा मैं बोलूं 40 सालों तक अंधेरे में था। मतलब पटना जैसे शहर में जो राजधानी थी वहां भी बिजली 2-2, 4-4 घंटे कट जाती थी। लेकिन अभी ये हालत है। नीतीश कुमार 2015 के बाद 2015 में ही कहा था कि हम हर गांव को बिजली से जोड़ेंगे, नहीं तो वोट मत देना, और उसके बाद बिजली आई, जिसमें कोई दो राय नहीं, गांव गांव में बिजली। लेकिन अब जो बिजली आएगी जाहिर है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएगी वो बिजली। चूंकि एक मुझे याद आ रहा है, चूंकि बिहार को मैं बहुत वहां का रहने वाला हूँ, जानता हूँ, तो कहा गया था मनमोहन सिंह के समय में कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके पास नहीं है तो इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पास नहीं आएंगे। बिहार की हालत बड़ी खराब थी, वहाँ रोड नहीं, वहाँ बिजली नहीं, वहाँ गुंडागर्दी थी, वगैरह वगैरह तमाम चीजें थी। तो जब नीतीश कुमार ने उस पर काम शुरू किया तो वो आ गए थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी उधर, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सड़क की बात हो चाहे बिजली की बात हो, एकदम अभी बिहार जाइए तो बिहार में जाल बिछा हुआ। ठीक है 25 पुल गिर गए या 20 पुल गिर गए, वो अलग कहानी है। वहां तो अयोध्या में पूरी सड़क ही गायब हो गई, गुजरात में पूरी सड़क गायब हो गई, कहाँ कहाँ गायब हो गई। बाढ़ तो हमारे देश की किस्मत पर लिखी हुई है। तो बिहार में तो एक जान लीजिए कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, इसलिए बाढ़ के लिए भी ये 11,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि बाढ़ के राहत के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए। बाढ़ न आए इसके लिए पैसा नहीं दिया गया है, कि बाढ़ आए ही नहीं। बाढ़ क्यों आती है कि आप नदियों का इस तरह से, नदी के पानी का इस तरह से बंटवारा कर दीजिए, डैम बनाइए या नहर, सिंचाई के लिए नहर बनाइए जिससे बाढ़ ना आए। उस पर कभी सरकार काम नहीं करती। और बिहार सरकार हमेशा कहती है कि केंद्र सरकार की तरफ से वो पहल होनी चाहिए, क्योंकि वो नेपाल के साथ संबंध है, नेपाल के डैम से पानी आता है, उसकी वजह से बिहार में आता है। बिहार की नदी से कोई पानी उसी तरह से नहीं आता। और हम जब से बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि कोसी बिहार का अभिशाप है। कोसी एक नदी है बिहार में जो बिहार का अभिशाप कही जाती है, बिहार का शोक भी उसको कहा जाता है, बिहार का शोक। लेकिन बिहार का शोक जो है वो आम आदमी के लिए शोक है, जो वहाँ के मंत्री हैं, जो वहाँ के नेता हैं, जो वहाँ के नौकरशाही में लोग हैं, उनके लिए वरदान है। क्योंकि जो पैसा बाढ़ के लिए जो आता है उसमें भयंकर बंदरबाट होती है, ये जान लीजिए। और लोग चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति उस इलाके में हो, बाढ़ राहत वाले में इलाके हो, ताकि हमारी कमाई जबरदस्त हो सके। बहुत लंबा समय नहीं है जब उस पर बोलूं, लेकिन बजट पे बात करें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट था, जो बिहार के विकास के लिए होना चाहिए था, वो बजट में कहीं है नहीं। और बिहार के विकास के लिए क्या है, बिहार में क्या चीज है? बिहार में एक चीज है,
उसको खेती कहते हैं, कृषि है। कृषि के अलावा बिहार में कुछ नहीं है। जितनी इंडस्ट्री लगाई गई थी आजादी के बाद, उनमें से ज्यादातर इंडस्ट्री जो बिहार के हिस्से में है वो बंद है, और जो बड़ा हिस्सा था, जो खानों का इलाका था, वो सब चला गया झारखंड में। तो जाहिर है बिहार के पास कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि जो है बंबई इतना कलेक्शन देता है, दिल्ली इतना कलेक्शन देता है, तमिलनाडु इतना कलेक्शन देता है, लेकिन पैसा ज्यादा बिहार को जाता है। अभी मैं देख रहा था कि बिहार जो है दूसरे नंबर पे है केंद्र सरकार से पैसा लेने में। इस बार भी उसको दूसरे नंबर पे रखा गया है। 1.25 लाख करोड़ के आसपास एक साल में उनको दिया जाएगा। 57,000 करोड़ तो विशेष पैकेज में है, उसके अलावा है। तीसरे नंबर पे आपका प्रदेश आता है, तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। 2.25 लाख करोड़ के आसपास उसको दिया जाएगा 2023-24 में। ये बजट है। अब आप समझिए जीएसटी का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा का जीएसटी हाँ का, हाँ, नहीं सब सारा हिस्सा है। मतलब जो जी कुल जो है, जो वित्त मंत्रालय के पास पूरा फंड आ रहा है, उसका किस तरह से बंटवारा होगा उस पे है। जाहिर है जीएसटी सबसे बड़ी कमाई तो टैक्स है ना। 60% से ज्यादा कमाई टैक्स है। तो टैक्स से ही तो पैसा जाता है, बाकी तो 27% कर्जा है, तो कर्जे का भी पैसा जाता है। खैर वो अलग किस्सा है। तो मैं बता रहा हूं कि बिहार में जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि आप सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम क्या बिहार में डेवलप कर रहे हैं, क्या आत्मनिर्भर बिहार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर बिहार को बनाने की दिशा में अभी काम नहीं हो रहा है। और आत्मनिर्भर बिहार तब बनाया जाता जब एग्रीकल्चर पे और एग्रीकल्चर अलाइड जिसको कहते हैं कि पशुपालन है, फिशरीज है, उन सबको इन्हांस किया जाए। और उसके लिए जरूरी था कि आप जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाते वहां पे। बिहार में कहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाया गया। जो लगाया जाना चाहिए था आप ब्लॉक लेवल पे लगाते, जिला लेवल पे लगाते, कि वहां इतने जिले हैं तो वहां कम से कम उतने यूनिट्स लगा दिए जाए, ताकि वहां के किसान जो है अपने प्रोडक्ट वहां लेके जा सके और उससे अच्छी कीमत मिले उनको। हालांकि वहां लीची का बहुत बड़ा बागान है मुजफ्फरपुर इलाके में, वो उद्योगपतियों को दे दिया जाता है। उद्योगपति आप जानते हैं किस रेट में क्या खरीदते हैं। हिमाचल प्रदेश में खूब हल्ला हो रहा है कि सेब इस रेट में खरीदते हैं, उस रेट में बेचते हैं। तो वो लूट न मचाया जाए, उसमें आम आदमी की भागीदारी की जाए, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा है कि बिहार के यूथ जो है वो पढ़ाई में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पढ़ते हैं। वो आप जाइए, कहीं भी जाइएगा, बिहारी जो है आपको पढ़ते हुए नजर आएंगे। बिहारी या तो काम करते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं, या बिहारी पढ़ते हैं, दो ही काम करते हैं। तो ये बिहारी लड़कों को जो एक बड़ा हिस्सा जाता है देश के दूसरे हिस्सों में पढ़ने के लिए, चाहे तमिलनाडु हो या राजस्थान हो या दिल्ली हो, एक बड़ा पैसा जाता है उससे, बिहार से निकल के जाता है। वो बिहार में अगर एजुकेशनल हब अगर खड़ा किया जाता, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता और दूसरे टेक्निकल कॉलेजेस खोले जाते, हालांकि मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं वो, लेकिन कब खुलेगा पता नहीं। तो वो जो है ज्यादा यूजफुल होता कि वहां के युवाओं को, वहां के मजदूरों को काम मिलता। लेकिन इस सेक्टर पे कहीं काम नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार इस बजट से खुश हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है बजट तो नहीं मिला स्टेट का दर्जा, लेकिन पैसा मिला है, हम काम करेंगे। अभी तो आपको पता है कि चुनावी ईयर है, 2025 में चुनाव होना है। लेकिन इससे ये लग रहा है, जो उन्होंने बयान दिया है उससे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार अभी इधर उधर जाने वाले नहीं। दूसरी बात एक और मैं महत्वपूर्ण करूं कि सरकार चाहे किसी की भी हो, एनडीए की हो या यूपीए की हो, जब तक वो सरकार ग्राउंड लेवल पे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, विद्यार्थियों के लिए काम नहीं करेगी तब तक बिहार की तरक्की नहीं होगी। और एक और लास्ट बात, जब आपको याद होगा बिहार की जाति जनगणना हुई थी, बिहार का जाति सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें चिन्हित किया गया था कि बिहार की 33% आबादी जो है गरीब है, और उसको परिवार में कन्वर्ट किया गया तो 1,95,000 परिवार आए, कि लगभग 2 लाख परिवार जो है वो गरीब है। गरीब का मतलब गरीबी रेखा से नीचे है, 6,000 से प्रति महीना कम कमाते हैं। उनके लिए नीतीश सरकार ने योजना बनाई थी कि हम हर परिवार को 2 लाख रुपया स्वरोजगार के लिए दें, ताकि आप स्वयं रोजगार खड़ा कर सके। और वो पैसा लोन के तौर पे नहीं था, वो पैसा हम आपको दे रहे हैं, आप अपना काम करो। उसके लिए कहीं इस बजट में चर्चा नहीं। अब क्या पता बिहार सरकार जब बजट बनाती है तो करती कि नहीं करती, वो देखने वाली बात है। लेकिन केंद्र सरकार को चाहिए था, अगर बिहार की वाकई मदद करना चाहती है केंद्र सरकार, गरीबी भगाना चाहती है, नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं हम गरीबी दूर कर देंगे, तो गरीबी भगाना चाहती है तो 1,95,000 परिवार जो थे उसमें से 25% परिवारों के लिए भी ये पैसे देते कि भैया इतना पैसा हम दे रहे हैं, इन परिवारों को आप स्वरोजगार में लगाइए। इससे गरीबी रोजगार डेवलप होता, और क्या पता कौन कौन से प्रोजेक्ट क्या हो जाते। हालांकि एमएसएमई की बड़ी बात हो रही है, लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और मांझी जी उसके मंत्री है, मांझी जी भी बिहार में कह के गए हैं कि आप हमको मदद कीजिए, हम जो है बहुत
ये करेंगे, और अब 10 लाख से बढ़ा करके मुद्रा लोन 20 लाख भी कर दिया। 20 लाख कर दिया। हाँ, लेकिन सवाल उठता है कि उसमें भी इतना घुन लगा हुआ है पूरे तंत्र में कि वो बंदर बांट है, वो भी एक तरह समझिए, मंत्री से लेकर के ऑफिसर से लेकर के वो दलाल तक, और वो पार्टियों के दलाल हो या किधर वाले दलाल हो, दलाल इतना भरा हुआ है। मोदी जी कितना भी चिल्लाए भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, उनके आस पास चारों तरफ खाली भ्रष्टाचार ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चारों तरफ ये 20 भ्रष्टाचार है। लाख जो मुद्रा लोन की बात है, ये 20 लाख उनके लिए किया गया जिन्होंने की पिछली बार जो 10 लाख मिला था वो लौटा दिया समय से, लौटा दिया अरे उनके लिए। कोई लौटा भी हो, धनंजय जी जानते होंगे। नहीं बिल्कुल, जानते क्या, देखिए आरबीआई ने इसी आधार पे कहा, जो एक आंकड़ा पेश किया, कहा गया कि इतने लोगों को हमने, इतने लाखों लोगों को रोजगार दिया, इतने कुछ 7 करोड़ के आसपास के रोजगार की बात हुई, इसी आधार पे किया गया। लेकिन उसमें भी खेल हुआ है, उसमें भी बड़ा खेल है। अभी चर्चा के विषय नहीं है वो, इसलिए हम नहीं बात कर रहे। जी 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 जी। लक्ष्मण सर, आप कैसे देख रहे हैं पूरे का पूरा जो बजट, और साथ साथ जो हम आंध्र प्रदेश को थोड़ा सा छुए, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू 1 लाख करोड़ के आसपास का एक एस्पेक्ट वो करके चल रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि इससे कुछ आधा तो कम से कम मिलेगा, लेकिन कुछ वैसा नहीं मिल पाया। वहां भी जो है 15,000 करोड़ रुपए वो पुनर्गठन अधिनियम के तहत विकास, और 15,000 करोड़ रुपए का एक आवंटन, 30,000 करोड़ उन्हें मिल पाया है। उनकी मांग और उनकी डिमांड बहुत बड़ी थी। तो इसके आगे आने वाले दौर में क्या हम कैसे देखें इसको, कि ये जो बैसाखियां हैं ये बरकरार, जैसे भी नायडू साहब, वो जो आपके नीतीश कुमार तो थोड़ा सा स्टेबल है, वो बने हुए हैं कि ठीक है हम नहीं, हमें स्पेशल पैकेज है लेकिन फिर भी हमें मिल गया है पैसा। हालांकि वो ऐसा है कि बड़े लंबी लंबी योजना है, कि चाहे आप वो सड़कों की परियोजना देख लीजिए, सड़कों की परियोजना लंबी चलनी, और कैसा आंकड़ों का खेल है, आगे पीछे क्या है, पिछला कितना है, आगे कितना है, जो जगलरी होती है। और दूसरा जो एक वो जो मेगा जो पावर प्रोजेक्ट लगना है, वो भी लंबा एक दौर चलना है, चुनाव अभी निकट है वहां। हालांकि इधर आंध्र प्रदेश, तो ओवरऑल पे आपकी प्रतिक्रिया लक्ष्मण जी? अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं है आप, अनम्यूट नहीं है, अनम्यूट नहीं है। हाँ अनम्यूट हो गए हैं, लेकिन आवाज आपकी नहीं पहुंच रही, मुझे लगता है आवाज कुछ तकलीफ है, आवाज में कठिनाई है, नहीं आ रही, नहीं आ रही। निकाल अब दिया। एक बार हाँ हेलो, बोलिएगा कुछ। नहीं, आवाज नहीं है। मीनू जी आप प्रतिक्रिया दीजिएगा, मैं जो सवाल म्यूट कर है रहा वो, अनम्यूट करें। नहीं, हाँ हाँ अनम्यूट करें। हाँ अब बोलो। हाँ भाई, नहीं अभी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज शायद, बोलिएगा कुछ। हेलो हेलो। लक्ष्मण जी हाँ आइए, हाँ, जी जी हाँ आइए, अब आइए। हाँ, जो बाकी साथियों की बात आगे बढ़ाते हुए, आंध्र प्रदेश को कुछ तो मिला है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं। ये जो प्रेशर डाला है उसका कुछ तो असर हुआ है। जो बार्गेनिंग करनी थी, जितनी बार्गेनिंग कर पाए उतना थोड़ा सा एक जो है, लेकिन जैसा उम्मीद थी वैसा। जी, ये कुछ नहीं मिलने से थोड़ा बहुत मिला, ये मतलब आंध्र प्रदेश के लिए अच्छी बात है। लेकिन खुश होंगे वो लोग, होंगे खुश, ऐसा मान सकते हैं? कुछ नहीं, और कोई चारा भी नहीं है इस वक्त। और अभी इतनी जल्दी तो ये कोई सपोर्ट वापस लेना, ये बात अभी नहीं होने वाली है। अभी 5-6 महीने तो कहीं सरकार स्टेबल रहेगी। लेकिन जो बाकी जो सराउंडिंग एरियाज में, वहाँ बहुत गुस्सा है लोगों में, क्योंकि एक तो वो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि नीति आयोग का जो 27 तारीख को मीटिंग होनी है वो बॉयकॉट करने वाले हैं। और कर्नाटका में तो कहते हैं इतने एमपी बीजेपी के जीते फिर भी अनदेखा हो रहा है। और इस बजट से एक चीज तो पक्का हो गया है कि शुभेंदु अधिकारी जी ने जो बोला, वो बात को एकदम प्रूफ करते हुए ये बजट में, जो मीनू जी भी इसके जिक्र कर रही थी, उसी को मैं साफ होते हुए देख रहा हूं कि जिसने हमें वोट किया हम उनको थोड़ा बहुत देखेंगे और बाकी लोगों को हम सजा देंगे। तो इस तरीके से जबकि तमिलनाडु का या पूरे साउथ इंडिया से जो कंट्रीब्यूशन आता है स्टेट एक्सचेकर को काफी आता है, उसके मुकाबले में कम मिलता है। ये बार बार हर चीफ मिनिस्टर, केरला से भी ऐसी आवाजें उठ रही हैं और उठती रहेंगी ये जब तक ऐसा होगा। और एक ये बजट में जो मेरे को लगा, जो कॉपी पेस्ट वाला जो राहुल गांधी जी का ट्वीट है, उससे एक, और उसके पहले भी कुछ जो संगठन हैं
जो राहुल गांधी को अप्रोच कर रहे हैं अपने समस्याओं को लेके, तो पब्लिक को भी ये पता चल गया है कि अगर सरकार से कोई काम करवाना है तो पहले राहुल गांधी जी के मुंह से बुलवाएं तो शायद वो काम हो जाएगा। तो इसीलिए जो है कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो प्रॉमिसेस हैं उनमें से थोड़े बहुत स्कीम्स की नकल उतार के, तो ठीक है ये खुद नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस वाले, लेकिन उनके आइडियाज जो चल रहे हैं उससे साफ हो रहा है कि बीजेपी के पास खुद के आइडियाज नहीं है, टैलेंट की कमी है। तो ये सारी बातें होते हुए ये पब्लिक को अब समझ में आने लग गया है कि हमारा काम अगर हमें करवाना है तो हमें मोदी जी से आग्रह करने की जरूरत नहीं है। हम अगर राहुल गांधी को अपील करें और वो भाषण में अपने पार्लियामेंट में बोलते हैं तो उसका ज्यादा असर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो है वो कहीं ना कहीं है वो परिलक्षित तो हो रहा है, जिन्होंने कहा है कट और पेस्ट की बात। मीनू जी, ये जो वास्तव में है निकल कर आता है, दिखता है साफ साफ कि बार्गेनिंग, और ये थोड़ा जो बैसाखी है, ये जो राहुल गांधी ने कहा है कि कुर्सी बचाने वाला बजट, और बाकी राज्यों में जो बहुत प्रोमिनेंट स्टेट्स हैं जहां बहुत बहुतायत है, भारतीय जनता पार्टी के हों या जो और बाकी दल जो उनके और हैं जो बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है सहयोगी, उनको छोड़ा गया है। क्या यही है कि कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए हैं फिलहाल? यही इसको ऐसा माना जाए, देखा जाए? सभी से मैं सवाल करता हूँ। हाँ, मतलब यही है कि अब ये तो माना ही जाएगा। अब 3 राज्यों में अब चुनाव आ रहे हैं, अब उनको बेट डाली गई है कि कुछ चाहिए तो हरियाणा को, कुछ चाहिए तो हमें जिता दीजिए, आपको भी दे देंगे ऐसा ही पैकेज, झारखंड को भी दे देंगे ऐसा ही पैकेज, महाराष्ट्र को तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी इनके पैकेज की। लेकिन ये इस तरीके, ये संघवाद के ऊपर सीधी सीधी चोट है संजीव जी। मतलब प्रधानमंत्री जो है, जो संघ जो है भाई, जो संघ वर्ड है, ये संविधान में भी केंद्र वर्ड का ही इस्तेमाल नहीं किया गया है, संघ किया गया है वर्ड इस्तेमाल। संघ का मतलब बहुत सारे राज्यों का एक समूह, और उसके शीर्ष पे बैठा है, दिल्ली में एक सरकार बैठी है, तो वो संघ की सरकार कहलाती है। तो संघ की सरकार के तो नजर में सब एक बराबर होने चाहिए। अब देखिए, कुछ भी कहिए आप इसको, चाहे आप इनको कह दीजिए कि इनको वादा था पोल्स से पहले, लेकिन ये तो एक राजनीतिक वादा था आपका। आप उसमें आप सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं कि आप बिहार और आंध्र प्रदेश का आपकी प्रायोरिटी में है, क्योंकि उन्होंने आपको वहां से आपको सपोर्ट मिल रही है। तो क्या अगर सपोर्ट कल को वो देना बंद करे तो क्या ये बीच में ही खींच लिया जाएगा वापस ये जो पैकेज है, या जितना भुगतान हो गया उतना हो जाएगा, बाकी किस्तें रोक ली जाएंगी? भाई मान ले 4,000 करोड़ चले गए और बाकी के रह गए, तो चलो भाई आधे में रह जाएंगी योजनाएं। तो ये मतलब मेरे हिसाब से इस तरीके का ये प्रलोभन वाली बात है ये, और ये एक जो बाकी देश की जनता है उसके साथ छलावा है कि मतलब क्या उनके वोट की कीमत उतनी नहीं है? आंध्र प्रदेश और बिहार के वोट की कीमत ज्यादा है। भाई आंध्र प्रदेश और वहां के वोटर ने जो वोट दिया उनको तो सरकार आगे बढ़ाएगी, बाकी को नहीं बढ़ाएगी क्या? बहुत सारे राज्य हैं कि जिनको बहुत समर्थन की जरूरत है, उनके बराबर में झारखंड है, बहुत पिछड़ा राज्य है। चलिए उड़ीसा में तो उनकी सरकार आ गई है, तो लेकिन अदरवाइज आप जो कर रहे हैं ये एक टकराव वाली बात आपने शुरू कर दी है। और आपने देखिए अभी तो क्योंकि लोगों ने इसके फाइन प्रिंट्स पढ़े नहीं है, बजट के अभी सामने नहीं आए हैं, स्टडी नहीं हुआ है डीप, तो अभी पता चलेगा कि कितना कहां से काट के आपने बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया है। तो ये सीधा एक संघवाद के ऊपर आपने ये प्रहार किया है, और ये देखिए कहां तक जाएगी ये राजनीति। वैसे मेरा तो मानना ऐसा है, मेरे तो जो सुन के इस बजट को पहली टिप्पणी यही थी कि ढीला ढाला सा सुस्त सा बजट है, 1 घंटे में सीतारमण जी ने पूरा भी कर दिया। मतलब पिछली योजनाओं की उपलब्धि तक नहीं बताई, जो इनका स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया और खेलो इंडिया, आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत सारी चीजें खुली थी मीनू जी, कल साफ हुआ था, देश ने देखा था जब आर्थिक सर्वेक्षण आया था, उसमें था कि ना रोजगार को लेकर उनके पास में बहुत कुछ है, क्लियर हो गया था सारी चीजें, और भी चीजें स्पष्ट हुई। तो वो लग रहा था कि जो शुरुआत जो है वो अंत का कहीं संकेत दे रही थी। हाँ, तो आपने 1 घंटे के अंदर उन्होंने फटाफट अपना पढ़ के उसको, और उन्होंने उसको खत्म कर दिया। तो आपका उससे ही पता चल रहा था कि आपके पास कुछ कहने और सुने, तो ये सुस्त सा बजट है। उससे तो यही पता चलता है
कि मोदी जी अभी इंतजार कर रहे हैं कि भाई तेल देखो, तेल की धार देखो कि चलेगी भी या नहीं सरकार। पता चला पैसा तो दे दिया और भाग गया लेके पैसा और राज्य। जैसे होता है कि लोग धोखेबाजी करते हैं धोखाधड़ी में, ये वो होता है चिट फंड कंपनी वाले आपका पैसा लेके भाग जाते हैं। तो मोदी जी उस तरह के राजनीतिज्ञ हैं कि वो ऐसा नहीं है कि एक मुश्त हाथ में पकड़ा देंगे। वो तेल देखो, तेल की धार देखो वाले राजनीतिज्ञ हैं कि ये टिके भी रहेंगे या नहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तो उसके हिसाब से वो बात करेंगे। एक इसमें नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, वो मैं उस पर कहना चाहती हूँ कुछ। नेचुरल फार्मिंग बोले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात वो कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, की जानी चाहिए, लेकिन ये ऑर्गेनिक फार्मिंग 140 करोड़ के देश के लिए वायबल नहीं है। 140 करोड़ की जहां आबादी है और 80 करोड़ जनता को आपको मुफ्त का अनाज देना है, तो वहां आप नेचुरल फार्मिंग में डेफिनेटली प्रोड्यूस घट जाती है। भाई जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें मेरे ख्याल से 1/10 भी प्रोडक्शन नहीं होता। आप गेहूं लगा के देख लीजिए। वो धनंजय सर ने कहा ना कि उनका उस तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है ना। कृषि नहीं, जो बिहार जो रीढ़ है देश, ज्यादातर राज्यों में कृषि आधारित राज्य है, देश है, आपके उसमें कोई दिशा नहीं दिखती है ना क्लियरिटी के साथ। हाँ, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आगे ये बात कहना चाहती हूँ। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग ने ही श्रीलंका का बंटाधार किया, आपको ध्यान होगा 2 साल पहले। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के चक्कर में ही हुआ वहां पे कि अनाज की कमी हो गई, बाहर से मंगाना पड़ा, निर्भरता पैदा हो गई कि देश का किसान खाली हो गया। और वहां पे उसके बाद जो बेरोजगारी जो फैली, उसके बाद आप देख ही रहे थे क्या हाल मचा था वहां पे इस तरीके का। तो इन योजनाओं का ठीक है फैशन के तौर पे, क्योंकि मोदी जी को इस तरीके की चीजें मिलेट और ये सब चीजें करने का शौक है, तो ठीक है आप करिए, लेकिन इसको एक प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए नेचुरल फार्मिंग अभी, क्योंकि जब तक अभी पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए देश की जनता का पेट भरना। भाई आप उसमें फर्टिलाइजर्स की खाद लगा के पेट भर रहे हैं या कैसे भर रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको कि बजट में मतलब महत्व दे के बताया जाए, मुझे कुछ कम जची ये बात। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय सर, अगर आप इसको 3 राज्य जो अभी चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र है, झारखंड है और हरियाणा है, इन 3 राज्यों के संदर्भ में देखें तो कैसा है? जैसे हम किसानों की जो सुन रहे थे, किसानों ने साफ, जो नेतागण है उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, हमने गोदी मीडिया चैनल पे भी देखा, क्लियरिटी के साथ में वो उसका कंडेम कर रहे थे कि ये बहुत निराशाजनक है। तो एक वो, और दूसरा ओवरऑल अगर इसको हम देख के 3 राज्यों के पीछे रखते हुए देखें तो क्या कहिएगा धनंजय? देखिए, किसानों की जब आप बात कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रही थी मीनू जी, जब मैं छोटा था है ना, तो हमारे पिताजी सब ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती थी, और खाद जो है अगर दी भी जाती थी तो बहुत कम, मतलब 1 कट्ठे खेत पे, या अगर 1 बीघा बना दो उसको, तो 1 बीघा खेत पे 10 किलो यूरिया दिया जाता था। आज 1 कट्ठा में जहां आधा किलो दिया जाता था पहले 1 कट्ठा में, वहां 10 किलो दिया जाता है। कितना टाइम बढ़ गया है, कितना मल्टीप्लाई हो गया ये समझिए। और इस देश के जो किसान है, ज्यादातर किसान सीमांत किसान है। सीमांत किसान का मतलब होता है जिनके पास 4 एकड़ से कम जमीन है ना, या कहिए जिनके पास 4 बीघा से कम जमीन, बल्कि और मैं ज्यादा बोल दिया, 4 बीघा से जिनके पास कम जमीन है, 2.5 एकड़ के आसपास जमीन है, मैं बताऊं वो किसान भी अब कम है, ये पुरानी बात है। अभी और किसान आ गए जिनके पास 1 बीघा, 2 बीघा, 1.5 बीघा, ज्यादातर किसान ऐसे। और महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, आज भी आत्महत्या कर रहे हैं किसान। किसानों की जिंदगी आज भी नहीं बदली। जब पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान परेशान हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर जो है बड़े उद्योगपति परेशान है, तो जिनके पास उद्योग नहीं है, जो रोजगार डेली कमाओ डेली खाओ वाले लोग हैं, उनकी क्या हालत होगी, ऐसे अंदाजा लगाइए। ऊपर से आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लगता ज्यादा है, मिलता कम। आपकी जमीन है, मैं चूंकि किसान हूं, किसान का बेटा हूं, इसलिए जानता हूं कि आपकी जमीन है, उसकी आपको कीमत नहीं मिलती है उसका। भाई कहीं दुकान अगर आप दे रहे हैं तो दुकान का किराया भी आप जोड़ते हैं ना, फिर आप उसमें अपनी मजदूरी जोड़ते हैं, फिर स्टाफ रखते हैं उसको जोड़ते हैं, फिर कितना प्रॉफिट हुआ वो जोड़ते हैं, कितनी लागत लगाई थी वो जोड़ते हैं। किसान जो है अनाज बीज डालता है खेत में। अब तो और एक बड़ा खेल हो गया जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, कि किसान के पास पहले अनाज का एक हिस्सा बीज के तौर पर रखा जाता था,
उसी बीज को हम वापस हमारे पिताजी खेत में डालते थे और वो अनाज निकलता था उससे। अब वो खत्म हो गया। अब अनाज, अब बीज डालते हैं, अनाज निकलता है, वो अनाज बीज नहीं बनता है। तो हर साल किसान को बीज खरीदने हैं और बीज बहुत महंगे होते हैं। फिर ये भी धोखा होता है कि जो बीज दिया गया आपको, हो सकता है फसल आए ही नहीं। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। मैंने दिल्ली से लगाया था, गेंदा फूल होता है, उसकी खेती करनी थी मुझे, तो मैंने बिहार वहां से मंगवाया, मैंने पूसा यूनिवर्सिटी दिल्ली से गेंदा फूल के बीज मंगाए। 1 पाव बीज मंगाया था, 5,000 रुपए किलो वो बीज था। और मैंने बीज की जो है पौधे निकाले, पौधे लगवाया खेत में मजदूरों से, 400 रुपया पर डे दे करके मजदूर, एक मजदूर के 400 रुपया, 20 मजदूर काम कर रहे हैं तो 8,000 रुपया पर डे। और मैंने 1.25 बीघा में लगाया, पटाया, पौधे बड़े हुए, 2 महीने बाद उसमें फूल आए तो वो गेंदे के फूल नहीं थे, वो पचपतिया, चरपतिया हमारे यहाँ बोलते हैं, वो वाला फूल निकल गया, पूरा खेत खराब हो गया। मतलब मैं तो प्रयोग कर रहा था, अगर किसान लगा रहा होता तो सोचिए उसके सामने आत्महत्या वाली स्थिति होती। महाराष्ट्र में कैश क्रॉप ज्यादा है, कैश क्रॉप लगाने वाले फंस जाते हैं। बिहार में ट्रेडिशनल क्रॉप होता है, इसलिए बिहार में आप नहीं सुनते होंगे किसान ने आत्महत्या कर ली, जबकि बिहार के किसान सबसे गरीब है। बिहार का किसान अब कौन बचा? बिहार में केवल वही किसान बचे जो हमारे दादाजी के समय, उसके दादाजी सोचते थे कि हमारे पास भी खेत होता और हमारे घर में भी कोठी होती जिसमें अनाज भरते। वो सपना अभी भी चला रहा है। नहीं तो हमारे घर में ढेर सारी कोठियां थी, अब वो कोठी नहीं है, सारी कोठियां हमने तोड़ दी, क्योंकि हम अनाज घर लाते नहीं, हम खेती उस तरह से करते नहीं। तो जो अब किसान जो मूल तौर पे जो किसान है, वो खेत से ही बेच देते हैं, वहां पे कटाई हो गई, वहीं बिक गया, और वो बस टोकन भर है कि खेत है तो क्या करें, हम खेती कर रहे हैं, इससे आगे खेती हो नहीं रही है ज्यादातर। तो किसानों के लिए सरकार के पास कुछ योजना नहीं है। मैंने पहले बताया आपको कि बिहार को लेकर के बिहार सरकार के पास क्या योजना है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे थोड़ा सा बताऊं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे देश में हो रही थी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग ये भी नहीं है मीनू जी की एकदम उपज जो है बहुत कम हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। उसको अगर सही तरीके से कीजिएगा तो उसमें भी उपज पुख्ता है, क्योंकि कंपोस्ट जो खाद होता है, जो गोबर से बनाया जाता है, जो और दूसरे तरीके से बनाया जाता है, उसमें फसल अच्छी होती है। लेकिन वो व्यवस्था है क्या? आप गोबर की उतनी व्यवस्था है क्या? और जो चीजें चाहिए वो है क्या? खेतों को जिस तरह से जोता जाना चाहिए, जिस तरह से सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब है क्या? नहीं है वो। अब फिर बात आती है कि अगर आप दोनों को पैरेलल करते हो, कि आप ये खेती भी कर रहे हो और फार्मिंग ये वाला भी ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हो, कि 20% और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है, 80% वो हो रहा है, तो आप डेवलप कर सकते हो। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक बार मैं गया यहाँ के मॉल में, बड़े मॉल में, मुझे तो धनंजय सर विषयांतर हो रहे हैं, थोड़ा सा विषयांतर, हम थोड़ा सा जो इस पे आप बहुत तफसील से, हम वो उस पे तो हाँ है, नहीं तो ठीक है, मैं वापस पॉलिटिक्स पे आ जाता हूँ। हाँ, तो छोटा सा जी। तो ये जो है महाराष्ट्र का चुनाव हो या झारखंड का चुनाव हो या हरियाणा का चुनाव हो, क्योंकि इन तीनों प्रदेशों में किसान बड़ा इंपॉर्टेंट है, गरीब आदमी, आदिवासी इंपॉर्टेंट है, और इनके हिस्से क्या आया है? झुंझुना। तो जो शुरुआत में मैंने बोला था कि बिहार में जब 1.25 लाख करोड़ रुपए देने गए थे 2015 में, तो बिहार के लोगों ने कहा था कि ये झुंझुना हमको नहीं चाहिए, ये लीजिए, आपको 53 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। मुझे लगता है यही नौबत आने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मण सर, आपकी टिप्पणी, जो मैंने कहा कि क्या इसके रिपरकेशन संभावित हैं, अगर हम चुनाव के संदर्भ में देखें, आप क्या देखते हैं? 3 राज्य जो भी सामने खड़े। हाँ, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये बजट ने इस आने वाले चुनाव के बारे में कुछ सोचा भी है। लग रहा है जिस तरीके से कुछ जो केवल सरकार बचाना दिखता है कि सरकार बची रहे, बैसाखियां टिकी रहे हमारे। प्रायोरिटी तो है कि सरकार बची रहे, अगर बचेंगे तो कल की बात कल देखेंगे। अभी ऑलरेडी जो जिस तरीके के एग्जिट पोल करने वाले लोग जो पहले 400 दे रहे थे, आजकल वही लोग कह रहे हैं कि तीनों स्टेट में बीजेपी का हालत पतला है। तो मुझे लगता नहीं है कि इस बजट में ऐसा कोई विशेष प्रयत्न किया इन्होंने कि उसको सोचे उनके बारे में। तो बजट से हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं, बल्कि यही होगा जो अभी तक हुआ उसी का हाल वैसे ही चलेगा। तो विशेष करके बजट के द्वारा पहले तो 2-3 महीने चुनाव के होते थे तो काफी पैकेजेस वगैरह उन एरियाज के लिए करते थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो इससे ये लग रहा है कि उम्मीद छोड़ी सी हुई है उन राज्यों को लेकर, इसमें ये ज्यादा परिलक्षित होता है, कुछ उस तरीके की हो रहा है अभी ऐसा कुछ ज्यादा।
बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें अंतिम टिप्पणी सभी से एक एक दो लाइन में, मीनू जी आपसे शुरू करता हूँ। क्या यही माना जाए कि जो कहा जाता है कि ये तो वही धन पशुओं का बजट है जो जिनके लिए किया जाना है, जितनी भी चीजें हैं मैक्स टू मैक्स वो जो अडानी अंबानी और इस तरीके के जो 10-12-15-20 जो देश के बड़े लोग हैं उन्हीं के लिए, क्या दिखता है? हाँ, उन्हीं के लिए है। उससे पता चलता है ना कि शेयर बाजार में कुछ ज्यादा उथल पुथल नजर नहीं आई। तो वाकई में धन पशुओं के लिए ही है, जो कमाएं और वहां पे आप करते रहें। जो एक अड्डा बनाया हुआ है आज का शेयर बाजार को, तो वो चलता रहे। और बाकी का मैंने अभी आपको बताया था कि जो पावर सेक्टर में बिल्कुल प्राइवेट पब्लिक ओनरशिप की बात हो रही है। पब्लिक ओनरशिप बस इतनी है उसमें कि सरकार तैयार करके दे देगी और तैयार शुदा को बेच देगी उनको, और कि भाई आप चला लो, उनके हिस्सा हवाले कर देगी। जैसे इंटर्नशिप भी उन्हीं के भरोसे, सबके भरोसे कि वहीं से हाँ, तनख्वाहें हम देंगे, वो जी, सब, हाँ वो सब तो है ही है। बाकी का भी जो ये आपके बिहार और आंध्र प्रदेश के पैकेज है, उनको कौन संभालेगा? उनको भी तो गुजरात के ही कॉन्ट्रैक्टर्स संभालेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो अगर आपके अयोध्या और महाकाल बद्रीनाथ के कॉरिडोर और आपकी ये सब काशी का कॉरिडोर आपके गुजरात के व्यापारी बना रहे हैं, गुजरात के उद्यमी बना रहे हैं, तो क्या आपकी इतनी बड़े वो छोड़ देंगे मोदी जी? शर्त यही होगी पहले कि भाई दे तो रहा हूं पैसे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट देना है बिहार और आंध्र प्रदेश वालों को। तो वो चीज है। देखिए मोदी सरकार का तो क्या है कि देखिए सरकार ये जिस पैसे के ऊपर टिकी है, धनबल कहाँ से? इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चंदा वहीं से देख लीजिए ना आप, उससे सारी पिक्चर साफ हो जाती है कि कितना पैसा इनको कॉर्पोरेट सेक्टर से है। और आज भी वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड का तो छुपा हुआ धंधा था, लेकिन जो ओपन में आपको दिखाई दे रहा है तो वो उन्हीं के लिए है और उन्हीं के लिए इनकी योजनाएं भी। आप देख लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह में कोई वृद्धि हुई हो तो बता दीजिए। अगर कॉर्पोरेट टैक्स में वृद्धि होती तो मानते हम कि हाँ भाई आपने कॉर्पोरेट को कुछ कसा है, मुश्किल कसी है, लेकिन वह वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो इसलिए सरकार तो उन्हीं की रहेगी। और अभी इनको आगे चलाना है इन दोनों को, तो पैसे तो चाहिए ना। अब विधायक सांसद वगैरह खरीदने के लिए भी चाहिए पैसे। अभी आगे 72 करना ही है ना, 272 कैसे होंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल। देश समझ रहा है, इसलिए वो निराशा की बात हर तरफ से उठ रही है। मीनू जी आपका, लक्ष्मण जी आपका, धनंजय सर आपका, और हमारे साथ रमेश जुड़े थे। हम सभी का शुक्रिया अदा करेंगे अच्छी और शानदार चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी बजट को लेकर चर्चा, जिसमें निकल कर यही आता है कि कोशिश नहीं की गई है एक अच्छे वक्त को या एक मौका मिला था उसको बनाने की, और वो जो कारपोरेट या जो बड़े धन पशु हैं उनको खुश करने में ज्यादा ध्यान लगाया और कुर्सी बचाने की एक कवायद हुई है। लेकिन कब तक ये कुर्सी बच पाएगी, कितने दिन रह पाएगी, वो आने वाला वक्त सुनिश्चित करेगा। इस वीडियो में, इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।